सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द्वितीय तिमाही का शैक्षणिक कार्यक्रम हम लोग का प्रारंभ हो रहा है। हम लोगों ने कैचअप शैक्षणिक योजना के अंतर्गत जो अभी तक कार्य किया है, जैसे कि बेसलाइन असेसमेंट के द्वारा बच्चों के दक्षता के स्तर को जाना और उस पर काम करने के लिए एक योजना तैयार कर ली है। इसके द्वारा जो हम लोग का रिजल्ट आया है, उस आधार पर हमें द्वितीय जो तिमाही हम लोग का शैक्षणिक योजना है, उसमें भी बेहतर परिणाम के लिए हिंदी के लिए 20 से 30 मिनट का और गणित के लिए 20 से 30 मिनट का अपना शैक्षणिक जो कार्यक्रम हम लोग का उसको जारी रखना है। साथ ही साथ जो जनपद स्तर से आप सभी तक अभ्यास पत्रक भेजे जा रहे हैं, उस पर अभ्यास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि यह बच्चों की दक्षता के अनुसार ही तैयार किए गए हैं, जिससे बच्चा एक सक्षम स्तर पर दक्षता को प्राप्त कर सके। तो हम लोग का प्रयास द्वितीय तिमाही में भी रुकना नहीं चाहिए। कैचअप शैक्षणिक योजना को बेहतर तरीके से लागू कराना है, जिससे हर बच्चा निपुण बन सके, कोई भी बच्चा दक्षता से वंचित ना होने पाए। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद VSA सर। आप सभी शिक्षक साथियों का आज के इस वेबिनार में स्वागत है। आज के इस वेबिनार में हमारे सर जनपद के SRG श्री राजीव कुमार राय सर एवं श्री राकेश कुमार दुबे सर भी जुड़े हुए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम द्वितीय तिमाही की शिक्षण योजना को SRG द्वारा विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शैक्षिक सत्र के द्वितीय तिमाही यानी Q2 के शैक्षिक रणनीति और कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जुलाई में हम लोगों ने कैचअप बेसलाइन आकलन किया और हमने देखा कि बच्चों की क्या प्रगति है। जैसे हम लोगों के सामने कुछ चीजें आई, जैसे पहली चीज ये रही कि हर बच्चे की वर्तमान दक्षता का स्पष्ट स्तर हमको पता चल गया, यानी बच्चा कहाँ खड़ा है। दूसरी चीज ये रहा कि कक्षावार अधिगम की वास्तविक स्थिति के बारे में भी पता चला। और तीसरी चीज ये रही कि यह पहचान कि किन बच्चों को किस दक्षता में सबसे अधिक सहारे की जरूरत है। तो जो आने वाले दिनों में हमको कार्य करना है जिस पर, उसके लिए हम लोगों ने कुछ रणनीतियां बनाई हैं और उसके लिए कार्यपत्रक तैयार किया है। और ये सभी कार्यपत्रक जो है PDF के रूप में है उपलब्ध। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि कक्षा 1 का एक बच्चा और कक्षा 2 का एक बच्चा, दोनों वर्ण पहचान में कठिनाई का स्तर महसूस कर रहे हैं। इन दोनों बच्चों के साथ हम उसी एक दक्षता से जुड़े अभ्यास पर कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए हमको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब दोनों एक ही स्तर पर खड़े हैं, तो कक्षा 1 का एक बच्चा, कक्षा 2 का एक बच्चा अगर एक ही स्तर पर खड़ा है, तो हम उसके साथ उसी एक ही अभ्यास सामग्री के साथ कार्य कर सकते हैं। आप अपनी कक्षा में बच्चों को उनकी दक्षता के अनुसार छोटे छोटे समूहों में बांट सकते हैं और हर समूह के लिए ठीक उसी स्तर की सामग्री चुन सकते हैं जिस स्तर की सामग्री की जरूरत है। जो पूरी अभ्यास सामग्री उपलब्ध कराई गई है, वह 3 व्यापक क्षेत्रों में व्यवस्थित उसे किया गया है। पहला है पठन, इस पर सामग्री उपलब्ध है, लेखन पर है और गणित पर है। हर क्षेत्र के लिए जो दक्षताएं हैं उसके अनुसार 5 स्तर निर्धारित किए गए हैं और हर स्तर के लिए अलग अलग अभ्यास सेट दिए गए हैं। हर सेट में तरह तरह के प्रश्न और गतिविधियों को रखा गया है ताकि बच्चों को पर्याप्त अभ्यास का अवसर मिल सके और वे क्रमबद्ध रूप से सीख सकें। पठन के लिए 5 स्तर निर्धारित किए गए हैं। इन 5 स्तर पर जो हमारे प्रपत्र बनाए गए हैं, कार्यपत्रक बनाए गए हैं, वो भी आपको स्क्रीन के सामने धीरे धीरे दिखाई देंगे। पहले स्तर पर बच्चा अक्षरों को उनकी ध्वनि से जोड़ना सीखे, यानी बच्चा जो बोल रहा है उसे वह पहचान रहा है। हम लोग स्तर 2 पर देखते हैं कि अक्षर पठन एवं मात्रा पर हम कैसे काम करेंगे। यहाँ ऐसा दिखता है कि बच्चा मात्रा लगे अक्षर को या तो पढ़ नहीं पाता है या गलत पढ़ता है। ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मात्रा
पर जब हम काम करते हैं तो इस तरह की समस्याएं आती हैं, और इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग क्रमिक ग्रिड का स्वसर्वाचन, स्वतंत्र पठन, अनुक्रमिक ग्रिड का वाचन और स्वतंत्र रूप से कार्य बच्चों के साथ करें तो हम निश्चित रूप से बेहतर रिजल्ट पाएंगे। ग्रिड में से वर्ण और अक्षर को खोजना, ग्रिड के अभ्यास से बच्चों को मात्राओं के साथ अक्षर पढ़ने में सहज बनाना, ये सारी चीजें हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। तीसरा स्तर अगर हम देखें तो है शब्द पठन, जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है। तीसरे स्तर पर बच्चा अक्षरों को जोड़कर पूरा शब्द पढ़ना सीखता है। बच्चा अक्षरों की ध्वनि को तो अलग अलग बोल लेता है, लेकिन उन्हें जोड़ नहीं पाता है। अलग अलग तो बोल लेता है, पर उन्हें जोड़ करके एक शब्द नहीं बोल पाता है। या शब्द पढ़ तो लेता है, पर वो बहुत समय लेता है, शब्द टुकड़ों में सुनाई देता है। इससे क्या होता है कि सार्थकता दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए इस पर कार्य करने के लिए जरूरी है कि अक्षर से शब्द पर ले जाने के लिए बच्चों को समूह में और व्यक्तिगत रूप से वाचन पर हम जोर दें, जिससे बच्चे आसानी से सीख सकें। अब हम आते हैं वाक्य पठन पर, जो चौथा स्तर है, क्योंकि ये सभी स्तर आपके यहाँ कक्षाओं में मिलेंगे, आप मिल भी रही हैं, आप देख रहे हैं। चौथा स्तर जो हम बात कर रहे थे वाक्य पठन पर, तो यहाँ देखें कि चौथे स्तर पर बच्चा पूरा वाक्य पढ़ना सीखता है। यहाँ आप देखिए कि बच्चा वाक्य को टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ता है, या उसके पठन में हाव भाव में उतार चढ़ाव में कमी रहती है। वाक्य को बच्चा सही तरीके से पढ़ ले, प्रवाह से पढ़ ले, इसके लिए जरूरी है कि हम बच्चों को अभ्यास कराएं। अब आते हैं हम लोग स्तर 5 पे, अनुच्छेद पठन और पठन बोध पर, कि बच्चा अनुच्छेद को एक इकाई की तरह नहीं पढ़ पाता और उसका पठन बिखरा बिखरा सुनाई देता है। आप सभी के सामने कार्यपत्रक उपलब्ध कराए गए हैं, आप उसे देख लीजिए। बच्चों के साथ जहां कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करने के लिए हम सभी लोग मिलकर कार्य करें। मैं आपसे एक बात फिर कहूंगा कि आप अपना उत्साह बनाए रखिए और सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे हैं, सीखने में समय लेते हैं और यहाँ हमें धैर्य की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो कार्यपत्रक हम लोगों ने उपलब्ध कराया है उस पर बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास कराइए। अगली रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए मैं अपने साथी एसआर जी श्री राकेश कुमार दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू राजीव जी। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। अभी राजीव जी ने बात किया कि हिंदी में बच्चा अगर पढ़ रहा है और हम लोगों ने जो बेसलाइन सर्वे किया है, उस सर्वे के आधार पर, आकलन के आधार पर बच्चे कहाँ पीछे छूट रहे हैं उसकी कैटेगरी हम लोगों ने बनाई होगी, और उस कैटेगरी के आधार पे हम पठन में कैसे कार्य करेंगे इस पर हमारे साथी राजू जी ने चर्चा किया है। अब बच्चे अगर लिखने में पीछे छूट रहे हैं तो हम कैसे इस पर कार्य करेंगे और इस पर हम बात करेंगे। फिर इसके बाद गणित में बच्चों की स्थिति क्या है और बच्चे कहाँ हैं, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हम सभी साथियों को समझने की जरूरत है कि लेखन क्षमता का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, और इस क्रमिक प्रक्रिया में बच्चे के हाथ और आंख के समन्वय से लेकर के वह रेखा खींचता है, रेखा से अक्षर की तरफ बढ़ता है, अक्षर से शब्द की तरफ जाएगा, शब्द से वाक्य लिखना सीखता है और वाक्य के बाद वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति की ओर एक क्रमिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ता है। कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं विभिन्न कक्षाओं में कि वो अभी वर्ण को नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम उनके साथ तरह तरह की आकृतियां, रेखाएं, वक्र रेखाएं, अलग अलग तरह की आकृतियां, बिंदु मिलान करके पैटर्न बनाना आदि गतिविधियों के द्वारा उसके उस लेखन कौशल पर हम काम कर सकते हैं। यदि कोई बच्चा अक्षर लेखन में छूट रहा है तो हम उसको, उस बच्चे के लेखन शैली को या लिखने की जो उसकी क्षमता है उसको देखेंगे कि वो किस प्रकार लिख रहा है। तो मुझे उसके लिखने में यह भी ध्यान रखना होगा कि वह सही स्ट्रोक और सही दिशा में उसका अभ्यास चल रहा है या नहीं चल रहा है। चित्र के नाम का पहला वर्ण वह देख करके
उसको लिखने का अभ्यास कर सकता है। बच्चे को हम वर्ण बोल करके और उसको वह बच्चा वर्ण बोले गए वर्ण को सुन करके लिख सके, ऐसा भी हम अभ्यास करा सकते हैं। और इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उस बच्चे को वर्ण या अक्षर लेखन की तरफ हम उसको दक्ष बना सकते हैं। बच्चे को शब्द लेखन में अगर कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो हम उस पर किस तरह कार्य कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर सकते हैं। शब्द कार्ड या फ्लैश कार्ड का वो उपयोग करके शब्दों को लिख सकता है। समान ध्वनि वाले शब्दों का हम अभ्यास अगर एक बार उसको कराने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वह जल्दी और सरलता से सीखेगा। वाक्य लेखन में भी हमारे क्लास में बच्चे मिल सकते हैं, हमारे आकलन में बच्चे वाक्य लेखन में भी हो सकते हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले उसको रिक्त स्थान भरने संबंधित किसी वाक्य में रिक्त स्थान को भर करके वह बच्चा उसको देखे और देख करके उसको वाक्य को पूरा करे। फिर उससे अगले चरण में हम चित्र को देख करके उसको वाक्य लिखने के लिए हम उसे प्रेरित करें कि वह चित्र को देखे और उसके बारे में कुछ वो लिखे। शब्दों को सही क्रम में लगा करके भी वह वाक्य की संरचना को समझ सकता है, वाक्य लिख सकता है, वाक्य बना सकता है। इस प्रकार हम वाक्य लेखन की दक्षता को विकसित कर सकते हैं। बच्चा कुछ ऐसे होंगे हमारे क्लास में जो वाक्य लेखन जानते होंगे, लेकिन अनुच्छेद लिखने की प्रक्रिया में कहीं वो छूट रहे होंगे या स्वतंत्र लेखन के अभ्यास की जरूरत होगी। ऐसे बच्चों के लिए हम उनको कोई छोटा एक चित्र दे सकते हैं और कहते हैं कि इस चित्र को देख करके अपनी बातों को लिखो, इस चित्र में तुझे क्या दिख रहा है, और उसके बारे में सोचकर 2 वाक्य, 3 वाक्य, 4 वाक्य हम उससे लिखने का अभ्यास करा सकते हैं। बच्चा दैनिक जीवन में दिन भर कुछ न कुछ सीखता है, हम उस बच्चे से दैनिक जीवन के अनुभवों को लिखने के लिए कह सकते हैं। वह एक छोटे 2-4 लाइन में अपनी बातों को लिख सकता है। हम बच्चे से छोटे छोटे अनुच्छेद लिखने के लिए कह सकते हैं। हम बच्चे को कोई कहानी सोच करके जो उसके माता पिता ने उसे सुनाया हो या कोई छोटी कहानी वो अपने मन से वो लिखने का अभ्यास कर सकता है। और इस तरह के हम गतिविधियों के द्वारा हम बच्चों को अनुच्छेद लेखन की तरफ हम आगे ले जा सकते हैं। हम शिक्षक साथियों को भी लेखन क्षमता विकसित करने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाने होंगे। हम साथियों को प्रतिदिन 10 से 15 मिनट लेखन अभ्यास का मौका देना चाहिए बच्चों को। सुलेख एवं श्रुतिलेख का भी नियमित अभ्यास अगर बच्चे को दिया जाए तो उसकी लेखन क्षमता में वृद्धि होगी। चित्र आधारित लेखन गतिविधियां हम कराएं। समूह एवं जोड़ी में लेखन कार्य को और लेखन को पढ़ने और बोलने की गतिविधि से अगर हम जोड़ते हैं तो उसकी लेखन क्षमता और विकसित होगी। अब हम बच्चे के गणित शिक्षण के बारे में बात करेंगे। आइए समझते हैं। ठोस वस्तुओं जैसे कंकड़, पत्तियां हम बच्चों से गिनवाएं और उससे संबंधित अंक उसको दिखाएं तो वह बच्चा अंक पहचानना प्रारंभ कर देगा। चित्रों के माध्यम से भी हम उसे सिखा सकते हैं। चित्र गिनकर और वह संख्या से मिलान करेगा तो भी उस संख्या को वह पहचानेगा। इस तरह हम ये उपरोक्त गतिविधियों के द्वारा वह छात्र संख्या को पहचानना प्रारंभ कर देगा। फिर हम उसके उस संख्या को लिखने के लिए हम अभ्यास कराएंगे। खेल आधारित गतिविधि भी करा सकते हैं, जैसे बच्चा पासे को फेंके और जितनी संख्याएं ऊपर दिख रही हैं उस संख्याओं को गिन करके उसको लिखने, उस संख्या को लिखे कि कितनी संख्या ऊपर आ रही है। संख्या कार्ड से संख्या खोजने की गतिविधि कराकर हम बच्चे को लिखने का अभ्यास करा सकते हैं। श्रुतिलेख के द्वारा भी हम कुछ बोल करके और वह संख्या लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। छुटी हुई संख्या को भरना या उन कुछ संख्याओं को क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया के द्वारा भी हम बच्चे को लिखने की संख्या लेखन पर हम उस पर कार्य किया जा सकता है। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे कि बच्चा जोड़ की संक्रिया को कैसे सीखता है। जोड़ की संक्रिया को सिखाने के लिए हम ठोस वस्तुओं को मिलाकर गिनने का अभ्यास करा सकते हैं और उसके अगले क्रम में हम एक अंक की संख्या को एक अंक की संख्या के साथ जोड़ने का अभ्यास कराएं। फिर उसके अगले चरण में हम 2 अंक की संख्याओं को 2 अंक की संख्याओं में जोड़ने का अभ्यास कराएं। लेकिन हम यहाँ ध्यान रखें कि ऐसी वो संख्याएं हो जिसमें हासिल का प्रयोग न हो रहा हो, यानी बिना हासिल के 2 अंकीय जोड़ को हम उस बच्चे को पहले सिखाएं। फिर उसके बाद हम उसकी कठिनता स्तर को थोड़ा बढ़ाएं और ऐसे जोड़ की संक्रियाओं को सिखाएं जिसमें हासिल आता हो। इसके बाद हम घटाने की प्रक्रिया को सिखाने के लिए हम वस्तुओं को हटा करके कितने बचे, ऐसा हम करके उसको और उस घटाने की प्रक्रिया को हम समझा सकते हैं। दिए गए चित्रों में से कुछ चित्र को काट करके और शेष बचे हुए चित्रों को गिन करके वो बता सकता है और उसको घटाने की प्रक्रिया को हम समझा सकते हैं। और इसके बाद फिर हम
एक अंक की संख्या में से एक अंक की संख्या को घटाने पर उसको ले जाएंगे। फिर 2 अंकों की संख्या को घटाव की प्रक्रिया हम करेंगे, जिसमें कोई भी बच्चा उधार नहीं ले रहा होगा और सीधे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहा होगा। फिर उसके अगले चरण में हम ऐसे प्रश्न देंगे जिसमें बच्चा बगल वाली संख्या से अपनी बाईं तरफ वाली संख्या से हासिल लेकर के और छोटी संख्या को बड़ी संख्या बनाकर और उसे घटाने का अभ्यास कर रहा होगा। और फिर उसके बाद हम ऐसे मिश्रित प्रश्नों को दे करके हम उसको अभ्यास करा सकते हैं। गुणे के अभ्यास के लिए हम एक अंक की संख्या का एक अंक की संख्या से पहले हम गुणन की प्रक्रिया को समझाएंगे और उसे सिखाएंगे। उसके बाद हम 2 अंक की संख्या में एक अंक की संख्या से गुणा करने का अभ्यास कराएंगे। ऐसे अभ्यास के समय हमें ध्यान रखेंगे कि उसमें हासिल ना आता हो और बच्चा उसको कर पा रहा हो। और फिर उसके अगले चरण में हम 2 अंक की संख्याओं में एक अंक की संख्या से गुणा करेंगे जिसमें हासिल आ रहा हो और बच्चा बगल में उसको कैरी करके संख्या आंसर सही दे पा रहा हो, इसका अभ्यास कराएंगे। और इस तरह हम क्रमबद्ध रूप से हम गुणा की संक्रिया को आगे ले जा सकते हैं। इसके बाद हम भाग की संख्याओं में भी हम इसी तरह की प्रक्रिया को अपनाएंगे कि बच्चा हमारा छात्र एक बड़ी संख्या में इकाई बड़ी संख्या से इकाई छोटी संख्या को भाग कर रहा हो और वहाँ वो भाग की संक्रिया को सीख रहा हो। फिर हम 2 अंकों की संख्या को एक अंक की संख्या से भाग करने की प्रक्रिया की तरफ ले जाएंगे और फिर हम आगे उसको इसी प्रकार हम विभिन्न तरह के प्रश्नों को दे करके उसका अभ्यास कराएंगे। और हम इन प्रत्येक संक्रियाओं में यह ध्यान रखेंगे कि सिखाने के बाद हम उस बच्चे का आकलन कर लें कि हम उस बच्चे को जो आज सिखा रहे हैं उसमें बच्चा हमारा कितना सीख पाया, और फिर उसमें जहां उसकी ज़रूरत हो हम उसकी सपोर्ट करें या उसकी उस गलतियों को समझते हुए उसे सुधारने के लिए अपना प्रयास करें। इस प्रकार हम सभी शिक्षक साथी एक दूसरे को सहयोग करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आइए एक सब भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम एक दूसरे को सिखाएं और हम अपने विद्यालय के बच्चों को निपुण बनाने में हम सब एक दूसरे से सीखते हुए, सिखाते हुए और अपने जनपद को, अपने ब्लॉक को, अपने विद्यालय को निपुण बनाएं। यही आप सबसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राकेश सर। अभी आपके सामने स्क्रीन पर जनपद द्वारा तैयार किए गए दक्षतावार कार्यपत्रक दिखाए जा रहे हैं। यह कार्यपत्रक विभिन्न दक्षताओं के अलग अलग स्तर के अनुसार तैयार किए गए हैं। आप सभी इन कार्यपत्रक की सहायता से कक्षावार भाषा एवं गणित के लिए निर्धारित निपुण लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर कैचअप शिक्षण की पूरी प्रक्रिया दिखाई जा रही है। आप सभी शिक्षक साथी पूरी प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ लें एवं समझ लें। अंत में आप सभी इस वेबिनार की समाप्ति के उपरांत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को अवश्य भरें। आइए हम मिलकर अपने विद्यालय, अपने विकासखंड एवं अपने जनपद को निपुण बनाएं। धन्यवाद।